वक्त से पहले डीआरडीओ अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो कि वर्तमान की सभी कन्वेंशनल वीवीआर मिसाइल के मुकाबले बेहतर और चीपर ऑप्शन होने वाली है। इजराइल की तरफ से ऑफर किए जा रहे एथॉस गन्स की वजह से भारत की ATAGS प्रोग्राम के लिए एक फुल स्टॉप होने वाला है। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही मतभेद की वजह से आगे चल के भारत को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और टर्की की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद क्या यूनाइटेड स्टेट सच में भारत की S-400 डील के ऊपर भी सैंक्शन लगाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर है। कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को तैयार किया जा रहा है, जो कि 160 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकेगा। और ये मिसाइल यूनाइटेड स्टेट की AMRAAM M120D मिसाइल की बराबर की मिसाइल होने वाली थी। अब अभी अस्त्र मिसाइल की MK1 वेरिएंट की बात करें तो इसको अभी इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK एयरक्राफ्ट में ऑपरेशनल किया जा चुका है, और साथ ही तेजस और MiG-29 में भी इसको इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया जारी है, जो कि कंप्लीट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट को छोड़ के बाकी सभी एयरक्राफ्ट में इसको स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको जब हाल ही में टेस्ट किया गया तो ये लगभग 90 किलोमीटर की दूरी से एक हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट को भी एक ही बार में इंटरसेप्ट कर दिया था। फिलहाल अभी इसकी 248 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर भारत को वीवीआर एस दिलाने में मदद करने वाली है। लेकिन इसका जो मार्क 2 वेरिएंट होने वाला है, असल मायने में एक गेम चेंजिंग मिसाइल बनने वाला है, और इसको अभी डीआरडीओ की तरफ से काफी जल्दी ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और मई 2022 तक इसकी पहली टेस्ट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अब इसके लिए एक डुअल पल्स मोटर को भी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसे 160 किलोमीटर से या फिर उससे ज्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता देने वाली है। वहीं पर आगे से सभी अस्त्र मिसाइल में इंडिजिनस RF सीकर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, और अभी हमारे RF सीकर की लगभग सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है, और 2021 की जून या जुलाई के अंदर ही अस्त्र मिसाइल में इंडिजिनस RF सीकर का इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अब अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट दुनिया की सभी वीवीआर मिसाइल की कैटेगरी में एक गेम चेंजिंग वेपन बनने वाला है, क्योंकि इसकी रेंज और प्राइस के हिसाब से देखा तो सभी मॉडर्न वीवीआर मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है। हालांकि इसको हम मिट्योर मिसाइल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मिट्योर मिसाइल का प्राइस लगभग 24 से 25 करोड़ के आसपास की है, जबकि एक अस्त्र मिसाइल की प्राइस 7 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि डुअल पल्स वीवीआर मिसाइल के सेगमेंट में सबसे सस्ता पड़ने वाला है, चाहे वो रशिया की R-77 मिसाइल हो या फिर यूनाइटेड स्टेट की AMRAAM मिसाइल हो। बाकी चाइना की PL-15 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी फाइटर साइज के एयरक्राफ्ट के लगभग 150 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन हर चाइनीज आइटम की तरह इसका भी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से इनका डायरेक्ट कंपेरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स को लेके है। आप सबको याद होगा कि इंडियन आर्मी के लिए 400 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन्स के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, और इसमें इजराइल की एथॉस गन को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जब से भारत की तरफ से इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया था, तो उसके बाद एथॉस के बदले ATAGS को सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ रहे थे, पर अभी भी इसको लेके दो तरफ से लॉबी चल रहा है। इजराइल की तरफ से इस डील को हथियाने के लिए अभी अपने गन्स को 70% तक भारत में बनाने का ऑफर दिया गया है, जो कि इनिशियल मेक इन इंडिया रिक्वायरमेंट में 50% तक ही सीमित था। अब इसमें इजराइल को एक और फायदा ये होने वाला है कि अगर भारत उसकी एथॉस गन को यहाँ पे खरीद लेता है, तो आगे चल के भारत की तरफ से लगभग 1180 के आसपास आर्टिलरी गन्स के लिए भी एक और ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, और उसमें भी एथॉस गन को ही सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि लॉन्ग रन में इसमें इजराइल को फायदा होने वाला है, और अभी इन गन्स को भारत में बनाने के लिए वो कल्याणी ग्रुप के साथ टाई अप करके इनको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन गन्स को अभी इजराइल की तरफ से भारत को बस 10 करोड़ पर यूनिट के हिसाब से ऑफर किया जा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड की सभी गन के मुकाबले काफी सस्ती है। लेकिन अभी हम इसके कुछ नेगेटिव साइड के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो आर्टिकल था ये बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था, और इसको अजय शुक्ला जी ने लिखा था। लेकिन अगर भारत यहाँ पर ATAGS को छोड़ के एथॉस गन्स को सिलेक्ट कर लेता है, तो हमारे इंडिजिनस आर्टिलरी प्रोग्राम यहीं से ही बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि कुल मिलाकर भारत को 3000 के आसपास आर्टिलरी गन्स की जरूरत थी, जिसमें से 1800 के आसपास 155 mm 52 कैलिबर की टोड आर्टिलरी गन होने वाले थे।
तो अभी अगर हम एथॉस गन की 400 यूनिट को खरीद लेते हैं तो बाद में हमें बाकी 1180 यूनिट भी इजराइल से खरीदना पड़ेगा। भले इन गन्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या फिर कल्याणी ग्रुप की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियली हमारी आर्टिलरी गन नहीं होने वाली है, जबकि हमारे पास अभी ATAGS मौजूद है जो कि कई मायने में एथॉस गन से काफ़ी बेहतर है। और हाल ही में पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक ये ATAGS अपनी सर्विस में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सब फॉरेन लॉबी चल रहा है, जहां पर फॉरेन प्रोडक्ट को पुश करके हमारी देसी सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन को लेके है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही मतभेद की वजह से भारत पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर रहा था और अभी भी हमारे काफ़ी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट सोवियत यूनियन या फिर रशिया से ही जुड़े हुए हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की जो कंपनियां हैं वो किसी भी रशियन इक्विपमेंट की सर्विस या फिर ओवरऑल वगैरह प्रोवाइड करें। अब जैसे कि यूक्रेन की मोटर सेज की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की ओवरऑलिंग किया जाता है और भारत की तरफ से भी अभी इसी कंपनी से अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को ओवरऑल करने का फैसला किया गया था। इससे पहले की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूक्रेन से AN-32 एयरक्राफ्ट को 80s के दौर में खरीदा गया था, लेकिन जब 1989 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था तो उसके बाद यूक्रेन और रशिया एक दूसरे से अलग हो गए थे। पर फिर भी हमें इक्विपमेंट, सर्विस या फिर स्पेयर पार्ट को लेकर कोई इश्यू का सामना नहीं करना होता था, क्योंकि और हम जब चाहे इनको रशिया से या फिर यूक्रेन से हासिल कर लेते थे। पर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आगे चल के इसके लिए भारत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की AN-32 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए जब यूक्रेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को 2009 में साइन किया गया तो उसमें 2014 में रशिया की तरफ से रुकावट डाल दिया गया और रशिया की तरफ से यूक्रेन की एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट को सप्लाई करने के लिए इनकार कर दिया गया था। और उसके बाद यूक्रेन ने सब खुद अपने आप से डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स की AN-32 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया था। और अभी भी भारत जब अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर को ओवरऑल करने के लिए यूक्रेन की मोटर सेज के साथ बातचीत कर रहा है तो इस बात को लेके भी रशिया की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। रशिया का ये कहना है कि भले ही AN-32 एयरक्राफ्ट यूक्रेन में बनाया गया था, लेकिन ऑफिशियली इनको भारत ने रशिया से खरीदा था, तो इनको ओवरऑल करने के लिए भी भारत को रशिया के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि यूक्रेन की गैस टर्बाइन इंजन को रशियन क्रिवक 3 क्लास की फ्रिगेट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनिशियली यूक्रेन की तरफ से इनको सप्लाई करने के लिए मना किया गया था और अभी बस भारत के लिए वो अपनी इंजन को रशियन वेसल में इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। अगर रशिया की तरह यूक्रेन भी रशियन सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए इजाजत ना दे तो ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात बन सकता है, क्योंकि अभी हमारे जो भी रशियन ऑरिजिन इक्विपमेंट मौजूद है या फिर वॉर्सेस वगैरह मौजूद है उन सभी में यूक्रेन की इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से भारत के साथ बेहतर संबंध को बनाए रखने के लिए कोशिश किया जा रहा है और रशिया अपने लेवल में भारत को अपने इक्विपमेंट को देना चाहता है, जबकि यूक्रेन अभी भारत में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो आगे चल के भारत की सभी सोवियत ऑरिजिन इक्विपमेंट की सर्विस और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके हमारे डिफेंस ऑफिसर के बीच मतभेद चलता आ रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं चाहते हैं कि अभी इंडियन नेवी में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया जाए, जबकि नेवी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करना चाहती है। और अभी तो चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को अप्रूवल देने की बात की गई है। इसी बात को लेकर अभी हमारे नेवी चीफ का कहना है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी में शामिल करने के पीछे नेवी का जो मेन एम है वो ये है कि हमेशा से ही नेवी 2 फ्रंट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशन रखना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए जाएगा तो उसमें महीने से लेकर साल भर तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे तो जब एक मेंटेनेंस के लिए जाएगा तो हमारे पास एक ही कैरियर ऑपरेशन रह पाएगा, जबकि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेंगे तो हम हमेशा से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशन रख सकते हैं, जिसमें एक को वेस्टर्न फ्रंट में एक को ईस्टर्न साइड में डिप्लॉय किया जा सकता है। अब इसके बारे में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि नेवी को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। उनका कहना ये कि अभी हमें सबमरीन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर एक फ्लाइंग एयरफील्ड जैसा होता है और अगर हम सच में हमारे 2 फ्रंट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा ऑपरेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में आइलैंड्स की एक लंबी चेन मौजूद है। और अगर नेवी को अभी एक बहुत ही बड़ी एयर विंग्स की जरूरत पड़ ही रही है तो नेवी इन आइलैंड में अपनी एयरबेसेस को सेटअप कर सकता है, जिससे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर को फॉर्म किया जा सकता है और एक नहीं बल्कि मल्टीपल बेस को यहाँ पे बनाया जा सकता है, जो कि इकोनॉमिकल होने के साथ साथ हमारे एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं।
और हमारे अभी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है इनको डिस्टेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हमारे पास सफिशिएंट सबमरीन मौजूद होंगे या फिर सरफेस वेसल मौजूद हो जाएंगे तो हम उसके बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। तो यह भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम में रुकावट बन रही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्टेटमेंट अभी के हालात के हिसाब से ज्यादा सही लग रहा है। अगला अपडेट लिथियम आयन बैटरी को लेके। आप सभी को याद होगा कि जापान की तरफ से अभी अपने सबमरीन के अंदर कन्वेंशनल बैटरी के बदले लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। उसके ठीक बाद अभी भारत की तरफ से भी अपने सबमरीन के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इसके लिए अभी एक RFI को भी इशू किया जा चुका है। अभी भारत की किसी भी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम मौजूद नहीं, क्योंकि हमारी नेवी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अभी नेवी आने वाले 10 सालों के अंदर अपनी सभी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहता है और इसके लिए लीड एसिड सेल के बदले लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अभी भारत को लिथियम आयन बैटरी को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, पर चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच भारत खुद इनको मास प्रोड्यूस करने की कोशिश करने लगा और साथ ही इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया है। अब लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और इसी वजह से भारत के प्रेसिडेंट पिछले साल इनमें से 2 देशों के गश्त पर गए हुए थे। इस गश्त का जो मेन उद्देश्य था वो लिथियम आयन इंडस्ट्री को वहां पे सेटअप करना था, जो कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके स्पेस सेक्टर में भी हमको काफी मदद करने वाला है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से काबिल कंसोर्टियम को फॉर्म किया गया जिसमें नाल्को, HCL, MECL को शामिल किया गया है और इन देशों के साथ हुई बातचीत के दौरान लिथियम आयन बैटरी को अभी जॉइंटली मैन्युफैक्चर और मास प्रोड्यूस करने की बात की गई, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी के सबमरीन्स में भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अगला अपडेट S-400 और काटसा एक्ट को लेके है। आप सभी को याद होगा रशिया के साथ होने वाली किसी भी मेजर डिफेंस डील के ऊपर US सैंक्शन लगाने की बात करता है और जब से भारत और रशिया के बीच S-400 डील साइन किया गया था तब से इसके ऊपर काटसा एक्ट के लागू होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को स्पेशली इसमें वेवियर दे दिया गया था कि भारत की सिचुएशन को देखते हुए और जरूरतों को नजर में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया गया था। लेकिन अभी फाइनली टर्की की S-400 डील के ऊपर US की तरफ से सैंक्शन लगा दिया गया है। अब टर्की की बात करें तो एक NATO कंट्री है, जिस वजह से अगर ये टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं तो क्या वो भारत के ऊपर भी काटसा एक्ट को लागू करने वाले हैं? इसी बात को लेकर अभी काफी सारा चर्चा किया जा रहा है। लेकिन अगर एक लॉजिकल वे में देखा जाए तो भारत अभी यूनाइटेड स्टेट और रशिया दोनों के साथ एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है और अभी ग्लोबल मार्केट में भारत का जो पोजीशन है इसमें कोई भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन को खराब करना नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना के बाद भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और ऊपर से भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच डिफेंस सेल पिछले कुछ सालों के अंदर काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट और भारत का एक कॉमन दुश्मन भी है जिसका नाम चाइना है। US को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि चाइना के पास पहले से S-400 सिस्टम मौजूद है और ऐसे में अगर वो भारत की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो ये इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट के लिए नुकसान वाला काम होने वाला है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद भारत और US के रिलेशन खराब हो जाए और साथ ही साथ भारत के खिलाफ चाइना को एडवांटेजेस मिल जाए। और ये सब कुछ मेन कारण है जिस वजह से भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत की डिफेंस डील के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाने से पहले 1000 बार जरूर सोचा जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की एक गलती यूनाइटेड स्टेट को $1 बिलियन का नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।